मैंने तुम्हें बताया था कि इंटेग्यूमेंट्स जो है, इंटेग्यूमेंट्स वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड कोट में। और सीड कोट का नाम क्या होता है, टेस्टा और टेगमेन, शायद बता दिया है मैंने, टेस्टा एंड टेगमेन। ठीक है। फिर उसके बाद चलाजा ऐसी बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल रहता है, और जो माइक्रोपाइलर एंड है ये छोटी सी ओपनिंग बन के रह जाती है सीड पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हारी यहाँ पर एक सीड बनाऊं, तो ये सीड में यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट ऑफ न्यूसेलस बच जाएगा। दिस स्मॉल पार्ट ऑफ न्यूसेलस, ये जो स्मॉल पार्ट ऑफ न्यूसेलस बच गया थोड़ा सा, इसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। तो ये हो गया तुम्हारा पेरिस्पर्म। तो सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर कन्वर्टेड इनटू पेरिस्पर्म। ठीक है। ऐसे टेस्ट, ये जो इंटेग्यूमेंट्स थे, इंटेग्यूमेंट्स दीज आर कन्वर्टेड इनटू टेस्टा एंड टेगमेन। तो सीड के ऊपर ये क्या बना देते हैं, टेस्टा और टेगमेन। कल एक बच्चा बोल रहा था मुझसे, सर सीड का डायग्राम दोबारा बनाओगे क्या, वही बना रहा हूँ बेटा, है ना। टेस्टा एंड टेगमेन, क्या बना लेता है बेटा, टेस्टा एंड टेगमेन। तो ये बाहर वाली क्या हो गई, टेस्टा, एंड देन ये क्या हो गई तुम्हारी, टेगमेन। तो ये सीड कोट्स हो गए। ठीक है जी। अब कहते हैं कि भैया हाइलम कहाँ पर होगा, तो मान लो यहाँ से सीड अटैच है, इस पॉइंट से सीड अटैच है, किससे, ओवरी से। ठीक है। तो इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या होगा, हाइलम होगा। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, हाइलम होगा बेटा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या रह गया, पेरिस्पर्म हो गया, और सीड कोट हो गया। सीड कोट में टेस्टा और टैगमेन हो गया तुम्हारा, ये है तुम्हारे टेस्टा और टैगमेन। ठीक है। अब रहता है माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड मैंने तुम्हें बताया, माइक्रोपाइलर एंड रिमेन एज अ ओपनिंग, ये हमेशा एक ओपनिंग की तरह रहेंगे, और यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होंगी बेटा, क्या होंगी, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज। ठीक है। O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा ये बेसिकली। समझ में आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड, ये हो गया तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड। समझ में आ गया, ये हाइलम, ये पेरिस्पर्म, ये टेस्टा एंड टैगमेन, और ये हो गया तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड। बना लो इसे बेटा। तो मैंने तुम्हें बताया था आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड। अब फेट ऑफ ओव्यूल क्या क्या है, दोबारा से बताओ। सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर कन्वर्टेड इनटू, अरे बोलो यार, सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर कन्वर्टेड इनटू, पेरिस्पर्म। वेरी गुड, सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर कन्वर्टेड इनटू पेरिस्पर्म, वेरी गुड। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था इंटेग्यूमेंट्स, है ना, इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू टेस्टा एंड टैगमेन। टेस्ट। इंटेग्यूमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू टेस्टा, टेस्टा एंड टेगमेन। ठीक है। फिर उसके बाद बोला था हाइलम रिमेन एज अ स्कार ऑन सीड कोट, हाइलम एक धब्बे की तरह सीड कोट पर लगा रहेगा। हाइलम रिमेन एज अ स्कार, रिमेन एज अ स्कार ऑन सीड कोट। ये तुम्हें इस वाली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें मिलेगा किसमें, 11th की एनसीईआरटी में, ये वाला पॉइंट। ठीक है। और कुछ रह गया, और कुछ रह गया क्या, हाँ माइक्रोपाइलर। तो माइक्रोपाइल रिमेन एज अ ओपनिंग, माइक्रोपाइल कैसे रहेगी, एक ओपनिंग की तरीके से रहेगा। माइक्रोपाइल रिमेन एज अ ओपनिंग, रिमेन एज अ ओपनिंग, रिमेन एज अ ओपनिंग एंड सर्व फॉर गैसियस एक्सचेंज फंक्शन, गैसियस एक्सचेंज फंक्शन, यहां से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगी। बेटा समझ में आ गया। तो ये एक मेच्योर यस सर। सीड का डायग्राम है, एक मेच्योर सीड का डायग्राम है। अच्छा हमने इसमें एक चीज नहीं बनाई, बताओ क्या मिस कर दिया हमने इसमें एक चीज। एंडोस्पर्म। हाँ अभी देखो, एंडोस्पर्म का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एंडोस्पर्म हमने नहीं पता ये डाइकॉट सीड है या मोनोकॉट सीड है। हमने यहाँ पर एक चीज जो मेन मिस कर दी, वो है एम्ब्रियो। तुम्हारा एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियो तो हमेशा होगा ना, एंडोस्पर्म तो तब होगा जब वो कौन सी होगी, मोनोकॉट सीड। एंडो, एंडोस्पर्म बोल रहा हूँ, एम्ब्रियो। ठीक है जी, आ गया सबको समझ में। यस सर। ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रॉपर्टी ऑफ सीड, नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रॉपर्टी ऑफ सीड। बेटा किसी को याद है, मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई थी सीड की, प्रॉपर्टी ऑफ सीड, सर बताओ प्लीज। डोमेंसी, डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। वेरी जर्मिनेशन। गुड, वेरी गुड। डोरमेंसी, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड जर्मिनेशन। तो बेटा ये 3 मेन प्रॉपर्टी है सीड की, है ना। कौन कौन सी, डोरमेंसी, डिहाइड्रेशन एंड जर्मिनेशन। ये 3 प्रॉपर्टी हैं जिनकी बदौलत हमारी सीड जो है वो क्या रहती है, वाइबल रहती है, और कई कई सालों तक
जर्मिनेट करती है ना। तुम्हें पता होगा सबसे ओल्डेस्ट सीड किसकी है, फिनॉक्स डक्टाइलिफेरा, विच इज अप्रोक्सीमेटली कितने साल पुरानी है, अरे बोलो यार, 5000 ईयर्स ओल्ड सीड है ना। कहाँ से मिली थी, किंग हेरोड प्लेस में से मिली थी, ये लिखवाऊंगा अभी, किंग हेरोड प्लेस में मिली थी ड्यूरिंग दी एक्सकवेशन। हाँ ना ना, आर्कटिक टुंड्रा से तो उसकी मिली थी, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ल्यूपिन प्लांट जो होता है उसकी सीड कितनी पुरानी थी, 2000 साल पुरानी, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा से मिली थी। समझ में आ गया, अभी मैं लिखवाऊंगा ये दोनों पॉइंट। तो बेटा इन तीन प्रॉपर्टी की वजह से सीड जो है काफी लंबे समय तक वायबल रहती है और वापस से क्या कर जाती है, जर्मिनेट कर जाती है। अब मैं इनका रोल बताऊंगा कि इनका रोल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे डोरमेंसी क्या होती है। डोरमेंसी, dormancy dormancy is a state of seed, is a state of seed during unfavorable condition, during unfavorable condition, during unfavorable condition, unfavorable condition में, अरे क्या हो गया ये, हाँ, तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है बेटा, जो सीड होती है ना वो अपने वाटर कंटेंट को और अपने मॉइस्चर कंटेंट को डिक्रीज कर लेती है, ठीक है। तो इट इज द स्टेट ऑफ सीड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन एंड इट इज अ फिजियोलॉजिकली एंड इट इज अ एंड इट इज अ फिजियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली inactive state, inactive state during which seed reduces its metabolism, reduces its metabolism and reduce its water content and reduce its water content, water नहीं, moisture content, moisture content to कितना बेटा, 15%, रिड्यूसेस टू 15%, यानी पहले अगर 100% मॉइस्चर था तो कितना रह गया उसके अंदर मॉइस्चर, 15% रह गया, ठीक है। तो डोरमेंसी क्या होती है, सीड की वो स्टेट होती है जिसमें सीड क्या होती है, पूरी तरीके से मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है, ठीक है। इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है और इस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो क्या हो जाता है, 15% रह जाता है खाली, ठीक है। तो डोरमेंसी किस चीज में हेल्प कर रही है, डोरमेंसी हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ सीड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। तो कोई तुमसे पूछता है कि डोरमेंसी क्यों पढ़ रहे हैं भैया हम, डोरमेंसी हमें किस चीज में फायदा दे रही है, तो डोरमेंसी हेल्प्स इन दी, बोलो, सर्वाइवल ऑफ सीड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन एंड व्हेन देयर इज अराइवल ऑफ, व्हेन देयर इज अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, वो अपनी डोरमेंसी ब्रेक करती है सीड एंड फाइनली जर्मिनेट, है ना, फाइनली क्या कर जाती है, जर्मिनेट कर जाती है, ओके। तो क्या लिखोगे बेटा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डोरमेंसी, बताओ। इट हेल्प्स इन, अरे बोलो यार, इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ सर्वाइवल ऑफ सीड। सीड, हाँ, सर्वाइवल ऑफ सीड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये सीड को सर्वाइव करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशन। चलिए,
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डोरमेंसी। अब डोरमेंसी के बाद डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है बेटा, जो सीड होती है वो अपने वाटर कंटेंट को बहुत ज़्यादा क्या कर लेती है, डिक्रीज कर लेती है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सेम डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बेसिकली देखो यार, मैं तो आजकल पढ़ने लग गया हूँ कि डिहाइड्रेशन को हम अलग से पढ़ते हैं, लेकिन हमारे टीचर्स वगैरह जब हमें पढ़ाते थे ना, तो हमें डिहाइड्रेशन डोरमेंसी के साथ ही पढ़ाते थे। कहते थे कि डिहाइड्रेशन इज अ पार्ट ऑफ डोरमेंसी, है ना। इसमें होता क्या है, वाटर कंटेंट ऑफ द सीड इज रिड्यूस। वाटर कंटेंट जो होता है सीड का वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वाटर कंटेंट ऑफ द सीड इज रिड्यूसेस। सीड का वाटर कंटेंट क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, अरे बोलो यार यस और नो। Yes, sir. ओके, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा डिहाइड्रेशन। यस सर। दिस इज योर डिहाइड्रेशन, है ना बच्चे, ये तुम्हारा क्या है, डिहाइड्रेशन। अब देखो नेक्स्ट आता है तीसरी प्रॉपर्टी सीड की, जर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन क्या होता है, व्हेन देयर इज अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन। जैसी फेवरेबल कंडीशन अराइव करती हैं, सीड वापस से क्या कर जाती है, बोलो, द सीड इज कन्वर्टेड इनटू सीडलिंग। जो सीड है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाती है सीडलिंग में, यानी सीड क्या कर जाती है, जर्मिनेट कर जाती है ना। तो लिख लो व्हेन देयर इज अराइवल ऑफ, जर्मिनेशन में लिखो व्हेन देयर इज अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन। व्हेन देयर इज अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, when there is a arrival of favorable condition, when there is a arrival of favorable condition, seed exit out from seed exit out from dormancy and dehydration. Seed exit out from dormancy and dehydration, and finally seedlings are arises from the seed, and finally seedlings are arises from the seed. जो सीडलिंग्स होंगे वो सीड से क्या करने लग जाएंगे बच्चों, अराइज करने लग जाएंगे। एंड फाइनली सीडलिंग्स आर अराइजेस फ्रॉम सीड, जो सीडलिंग होंगे वो सीड से बाहर की तरफ अराइज होने लग जाएंगे। बेटा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, यस और नो जल्दी बताओ यार। Yes. ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टी थी बेटा सीड की, है ना। हमने तीनों प्रॉपर्टी पढ़ ली किसकी, सीड की। अब दो नोट डाल के पॉइंट, अच्छा यार देखो, अब तुम यहाँ पर पढ़ोगे एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जो कि मैं तुम्हें बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को ही क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। समझ में आ गया। एल्ब्यूमिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो बेटा ये जितना भी होता है एंडोस्पर्म, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, प्रोटीन और मल्टीविटामिन होते हैं, तो इसी वजह से इसे एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं। तो एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, ऐसी सीड जिनके पास एंडोस्पर्म है वो एल्ब्यूमिनस, तो इसमें मोस्ट ऑफ दी क्या आ जाएंगे, मोनोकॉट्स हो जाएंगे, है ना। और ऐसी सीड जिनके पास एल्ब्यूमिन नहीं है वो किस में आ जाएंगी, एक्स एल्ब्यूमिनस में। अरे बोलो यार मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, यस और नो। यस सर। ओके, चलिए Yes. चलिए, वेरी गुड। पढ़ लो इसे, फटाफट पढ़ो। ठीक है, मैं 1 मिनट में बाहर से आया कॉफी लेकर अपनी। हाँ यार, वो वाले पॉइंट लिख लो दोनों नोट डाल के, एक तो वो फिनॉक्स डक्टाइलीफेरा वाला, और दूसरा वो ल्यूपिनस आर्क्टिकस वाला।
लिख लो बेटा, ये लिख लिया सारा? Yes, Yes, sir. yes, ओके ओके, Sir. हाँ बोलो, चलो लिखो। द ओल्डेस्ट वाइबल सीड is approximately 10,000 years old, 10,000 years old, Sir, 10,000 एक बार repeat. years. The oldest seed, the oldest seed, the oldest seed which is excavated from, which is excavated from आर्कटिक टुंड्रा। मैं उल्टा बोल गया था यार, सॉरी। जो बच्चा बोल रहा था वो बिल्कुल ठीक बोल रहा था। आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा it is approximately, it is approximately 10,000 years old, it is approximately 10,000 years old। कितनी पुरानी है बेटा ये? 10,000 years old। which is approximately 10,000 years old। ठीक है, इट इज ऑफ ल्यूपिनस, ल्यूपिन प्लांट। ल्यूपिन प्लांट होता है बेटा, उसकी सीड है ये। इट इज ऑफ ल्यूपिन प्लांट, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ठीक है, आर्कटिक से मिली थी, इसी वजह से इसका नाम आर्क्टिकस पीछे रखा, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। नेक्स्ट लिखिए, सर स्पेलिंग बता दो। लिखिए स्पेलिंग। ल्यूपिनस, LUPINUS, ल्यूपिनस। ARCTICUS, आर्क्टिकस। ARCTICUS, आर्क्टिकस। नेक्स्ट लिखिए, फिनॉक्स डक्टाइलिफेरा, PHOENIX, PHOENIX, डक्टाइलिफेरा, DACTLY, DACTY, DACTY LIFERA, डक्टाइलिफेरा। It is approximately 2,000 years old, it is approximately 2,000 years old, it is approximately 2,000 years old, it is approximately कितना old बेटा? 2,000 years old, it is approximately 2,000 years old and excavated from, and excavated from, and excavated from King Herod Place, King Herod Palace, King Herod Palace, HEROD, Herod Palace, PALACE, Palace। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए फ्रूट, फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रूट। बेटा एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी अगर तुम चाहोगे तो यहीं पे पढ़ा दूंगा, अदरवाइज वो सेपरेट टॉपिक है, सेपरेटली पढ़ा दूंगा, जैसा तुम बोलो। फ्रूट पढ़ाऊँ या एपोमिक्सिस? चलो देख लो, एपोमिक्सिस देख लो, कोई नहीं। फ्रूट पढ़ाऊँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हेडिंग डालो फ्रूट, हेडिंग डालो फ्रूट, फ्रूट।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary is converted into fruit. Ovary is converted into आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो ओवरी होगी बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट में, है ना। अब देखो क्या होता है, जो ओवरी वॉल होती है ना, ओवरी वॉल ये कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ठीक है, ऐसे ये हो गया तुम्हारा ओवरी, ठीक है। अब ये जो ओवरी होती है, इस मतलब जब ये फ्रूट में कन्वर्ट करती है तो इसकी लेयर को कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। ये जो पेरिकार्प है इसे फ्रूट लेयर बोलते हैं, और ये जो फ्रूट लेयर होती है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है फर्दर, एपिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, एंडोकार्प। बेटा तुम यहां पर सोच रहे होगे कार्प का मतलब क्या है। कार्प का मतलब होता है फ्रूट, कार्प का मतलब होता है फ्रूट। तो एपिकार्प यानी बाहर वाली लेयर फ्रूट की, मीजोकार्प यानी मिडल वाली लेयर, एंडोकार्प यानी अंदर वाली लेयर। बेटा यहीं पर मैं तुम्हें एक आम बना के दिखाऊं, ठीक है, ये तुम्हारा आम है, ये हो गई आम की गुठली, ठीक है, और ये हो गया उसके चारों तरफ उसका मीजोकार्प, ठीक है, ये आम का क्या है बेटा, मीजोकार्प। दिस इज द मीजोकार्प ऑफ आम। अब इस मीजोकार्प के बाहर क्या होता है बेटा, एंडोकार्प। इस मीजोकार्प के बाहर क्या होता है, एंडोकार्प, हाँ एंडोकार्प बोल रहा हूँ, एपिकार्प, ठीक है, क्या होता है, एपिकार्प। तो जो आम का छिलका है, ये आम का छिलका इज एपिकार्प, ये आम का छिलका क्या कहलाएगा, एपिकार्प, ठीक है। और ये बीच वाला मिडल पोर्शन जो है ये कहलाएगा मीजोकार्प, और जो सीड से लगा हुआ है एकदम वो क्या कहलाएगा, एंडोकार्प। समझ में आ गया, अरे बोलो यस और नो। Yes, sir. ओके, तो दीज आर दी वॉल्स ऑफ फ्रूट, ये क्या है, फ्रूट की वॉल्स होती हैं। अब बेटा यहाँ पर 2 तरीके के फ्रूट्स आते हैं, है ना, फ्रूट्स आर ऑफ 2 टाइप, है ना दुनिया सर में। एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये मेसोकार्प एक तरह से पल्प को कहेंगे, जो मैंगो का जो पल्प है उसे बिल्कुल मेसोकार्प। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम खाने वाला एडिबल पार्ट है मैंगो का, ठीक है, उसे हम पल्प कहते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज नोन एज पल्प, मीजोकार्प। और मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में ऐसा ही होता है, जो एडिबल पार्ट होता है वो मीजोकार्प होता है। बट जब मॉर्फोलॉजी में तुम फ्रूट्स पढ़ते हो तो वहाँ पे फ्रूट्स को क्लासीफाई करा जाता है ऑन दी बेसिस कि तुम फ्रूट का कौन सा पार्ट खाते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंजेस, ऑरेंजेस में जो तुम छिलका देखते हो ना, छिलका ऊपर, वो तुम्हारा फ्रूट होता है। यानी ऑरेंज में जो ऊपर छिलका निकल जाता है वो तुम्हारा फ्रूट होता है। तो भैया तुम खाते क्या हो, तुम पता है क्या खाते हो, जो सीड्स होती है ना, सीड्स, यहाँ पर प्लेसेंटा होता है जिससे सीड अटैच होती है, इस प्लेसेंटा के फाइबर्स खाते हो, इस प्लेसेंटा के फाइबर्स खाते हो, किसके अंदर, संतरे के अंदर। फिर कोई तुमसे पूछता है एप्पल में क्या खाते हो, तो एप्पल में तुम खाते हो थैलेमस, एप्पल में क्या खाते हो, थैलेमस। कोई तुमसे पूछता है अनार में क्या खाते हो, तो अनार में क्या खाते हो बेटा, जो बताएगा उसे मैं चॉकलेट दूंगा, अच्छी वाली चॉकलेट, जो वो बोलेगी। सर सर्च सर करके नहीं क्वेश्चन बोलना। रिपीट कर दो। एंडोस्पर्म। अनार में हम क्या खाते हैं, माँ की कसम है, कोई सर्च नहीं करेगा भाई। सर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, और बोलो फटाफट बोलो, जल्दी बोलो यार। सीडी खाते हैं। सीडी खाते हैं, और बोलो, और बोलो। ये अनार है पूरा, ये अनार का छिलका जो होता है ये अनार का फ्रूट होता है, जो मेन पेरिकार्प है, ठीक है। लेकिन हम अनार में खाते क्या है, जो बेटा इसकी सीड्स होती है ना, ओव्यूल, ओव्यूल के ऊपर कवरिंग होती है किसकी, टेस्टा और टैगमेन की, याद है कुछ, ओव्यूल के ऊपर टेस्टा और टैगमेन होता है, अरे याद है या नहीं। सर अभी तो बताया था यस आपने। हाँ, यस सर। ओव्यूल के ऊपर टेस्टा और क्या होता है, टैगमेन होता है। तो टेस्टा एंड टैगमेन, हम क्या खाते हैं, अनार का टेस्टा और टैगमेन, ठीक है, टी टी। समझ में आ गया, जो अनार में खाते हैं हम, जो एकदम कट से बोलता है वो तो उसकी सीड होती है, मेन ओव्यूल होता है। लेकिन हम खाते क्या है जिसमें से जूस निकलता है, वो है टेस्टा और टैगमेन।
इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट में हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं, है ना। ये तुम फ्रूट पूरा एक अलग से टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में, वहाँ पर बताते हैं सारी चीज़, अभी मैं बता नहीं सकता सब कुछ, ठीक है। अभी तुम्हें बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, जो फ्रूट वॉल होती है वो 3 पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प आउटर होती है, मीजोकार्प मिडल होती है और एंडोकार्प अंदर वाली होती है। नारियल में देखोगे तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। नारियल में जो स्टोनी होता है ना, ये जो बाहर स्टोन सा होता है, ये क्या होता है, मीजोकार्प। एपिकार्प और एंडोकार्प, और जो बाहर छिक्कल निकलते हैं ना ऐसे नारियल के ऊपर जो बाल बाल से होते हैं, वो उसका मीजोकार्प होता है, ठीक है। तो फिर हम खाते क्या है, वो जो वाइट वाइट होता है वो क्या होता है बेटा, ये जो वाइट वाइट नारियल के अंदर तुम्हें दिखता है, ये क्या होता है, एंडोस्पर्म। हम एंडोस्पर्म खाते हैं उसके अंदर। समझ में आ गया। तो हर फ्रूट के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। चलिए, तो मैं तुम्हें बता रहा था टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो देर आर 2 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट को अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं तो मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, एक को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी से फॉर्म होते हैं। तो ट्रू फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ओवरी, है ना। और फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी के अलावा अदर किसी पार्ट से क्या हो, मतलब फॉर्म हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल किससे फॉर्म होता है, थैलेमस से। तो एप्पल में हम क्या खाते हैं बेटा, थैलेमस खाते हैं। थैलेमस तुम्हें पता है, ये जो बेस होता है जहाँ से सेपल्स और पेटल्स अराइज करती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। तो एप्पल के अंदर ये सेपल और पेटल गिर जाती हैं, सब गिर जाता है, ये थैलेमस जो होता है ये फ्रूट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई या नहीं आई मेरी बात, अरे बोलो। Yes, sir. So those fruits which are directly developed from ovary are known as true fruit, and those fruit which are developed from other than part ovary, other part than ovary, ठीक है, are known as false fruit. Example thalamus, example क्या है बच्चों उसका, thalamus। अरे समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। Yes. क्लियर सर। ओके, ये लिखेंगे अभी, इसे होल्ड पे डालते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, ये तो लल्ला लल्ला लोरी है तुम्हारे लिए, बिल्कुल छोटी सी, ठीक है। मेन जो तुमसे पूछेंगे वो पूछेंगे पार्थिनोकार्पी, ठीक है, तुमसे पूछेंगे पार्थिनोकार्पी। तो बेटा द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहां पर बेटा फ्रूट बन जाता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, अरे बोलो यार, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज Parthenocarp. नोन एज पार्थिनोकार्पी। बिना मेहनत के फल मिल गया, है ना, कोई काम करा ही नहीं लेकिन फल बन गया। समझ रहे हो मेरी बात को। कई किस्मत के धनी लोग होते हैं ना, पूरी जिंदगी बैठ के खाते हैं, कोई काम करते ही नहीं है, ठीक है, और पैसा आता रहता है बेहिसाब, तो उन्हें कहते हैं पार्थिनोकार्पी वाले लोग, है ना। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बेटा जो फर्टिलाइजेशन होती है इट इज अ हार्मोनल इन्फ्लुएंस प्रोसेस, है ना। तो क्या हम ये किसी भी फ्रूट में क्या कहते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं पार्थिनोकार्पी को। बनाना। बनाना में तो होती है, नेचुरली होती है बनाना में। क्या मैं किसी नॉर्मल फ्रूट में भी पार्थेनोकार्पी कर सकता हूं। देखा होगा बेटा तुमने मार्केट में पार्थेनोकार्पिक मार्शमैलो, पार्थेनोकार्पिक वाटरमेलन, पार्थेनोकार्पिक मैंगो, पार्थेनोकार्पिक, दुनिया भर के पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आजकल मार्केट में मिल गए हैं, मिलने लग गए हैं। ऐसा क्यों, इट इज जस्ट बिकॉज इट इज अ हार्मोन इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, है ना। ये किससे इन्फ्लुएंस होती है, हार्मोन से इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इट इज अ हार्मोन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। देखो फीमेल के जो मतलब मेन मुलेरियन डक्ट है वो तो डिपेंड कर, उस पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन अगर किसी मेल को हम कंटिन्यूअस फीडबैक एक पर्टिकुलर अमाउंट में बार बार ईस्ट्रोजन का एक फीडबैक देते हैं, तो धीरे धीरे उसके जो ब्रेस्ट हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, बिकॉज इट इज अ हार्मोन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। लेकिन जो जीन से इन्फ्लुएंस होती है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स लाइक वेजाइना, ओवरी, यूट्रस, ये सब हम नहीं बना सकते किसी हार्मोन से, कि भैया एक मेल को मैं हर रोज गर्दन पे ठोक रहा हूं ईस्ट्रोजन का इंजेक्शन और पता चला 50 दिन बाद उसके क्या बन गई, ओवरी, टेस्टिस की जगह। ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। लेकिन हाँ उसका ब्रेस्ट जरूर डेवलप करने लग जाएगा। तो ओवरी सेक्स ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट है वो जीन से रिलेटेड है।
लेकिन ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो हार्मोन से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, तो जो हार्मोन इन्फ्लुएंस प्रोसेस होती हैं उन्हें हम इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस इन नॉर्मल फ्रूट्स। ठीक है, जो नॉर्मल फ्रूट होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, इंड्यूस इन नॉर्मल फ्रूट्स। तो जो तुम्हारे नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर तुम इसे इंड्यूस कर सकते हो बाय द सप्लीमेंट ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं अपने बच्चों को जर्नली ये क्वेश्चंस में पूछता था। ठीक है, बताता भी नहीं था, ये क्वेश्चन में पूछता था वाइवा में, कि जब एपोमिक्सिस भी बता देता था और पार्थेनोकार्पी भी। एपोमिक्सिस जो होती है वो जीन से कंट्रोल होती है। मैं चाहूं किसी के अंदर एपोमिक्सिस इंड्यूस करना, मैं नहीं कर सकता जब तक बायोटेक के थ्रू मैं एपोमिक्सिस के जीन उसके अंदर ना डाल दूं। लेकिन पार्थेनोकार्पी हार्मोन इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, हार्मोन का इंजेक्शन देके तुम इंड्यूस कर सकते हो। तो ये मैं वाइवा में पूछता था बच्चों से, बट मैंने तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया है। तो बेटा देयर आर टू हार्मोन, द फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सिन एंड द सेकंड हार्मोन इज, अरे बोलो यार, मेन ऑक्सिन है तुम्हारा। ऑक्सिन जो है वो क्या इंड्यूस करता है, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। क्या इंड्यूस करता है, पार्थिनोकार्पी। तो बनाना वगैरह के अंदर तो नॉर्मली बहुत ज्यादा ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है, इसीलिए उनके फ्रूट्स कैसे होते हैं, पार्थिनोकार्पिक होते हैं। लेकिन वाटरमेलन हो गया, मार्शमेलो हो गया, जिनकी सीड्स हमें ट्रबल देती हैं खाते वक्त, है ना, उनको भी हम पार्थिनोकार्पी के थ्रू डेवलप करने लग गए हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। समझ में आया है या नहीं आया, अरे बोलो यार। Yes, sir. So, ओके, तो इंड्यूस इन नॉर्मल फ्रूट्स विद द हेल्प ऑफ हार्मोन सप्लीमेंट, कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन। इट इज कॉमनली सीन इन बनाना, है ना, किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, ये बनाना के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल तुम्हें पता है, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी और कैशू। एप्पल किसका है, क्या, कैशू। हाँ कैशू भी है। ठीक है, जितने भी एप्पल की फैमिली से जो जो बिलोंग करेगा, स्ट्रॉबेरी की फैमिली से जो जो बिलोंग करेगा, वो सारे हैं। ठीक है, और ट्रू फ्रूट्स तो तुम्हें पता ही है, दुनिया के जितने भी फ्रूट्स, ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये भी ट्रू फ्रूट होता है। ठीक है, ये ओवरी से डेवलप करता है। बाकी दुनिया के जितने फ्रूट देखोगे तुम, ऑलमोस्ट सब ट्रू फ्रूट होते हैं। ठीक है, ओके। Yes, sir. so दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रूट। ये सारा तुम्हें फ्रूट के अंदर पढ़ना था कि फ्रूट ओवरी से बनता है, फ्रूट की तीन वॉल होती हैं, किससे डिफरेंशिएट होती हैं, पेरिकार्प से, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट ओवरी से बनते हैं, फॉल्स फ्रूट थैलेमस से बनते हैं। तो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया थर्ड कैटेगरी ऑफ फ्रूट विच इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर दोज फ्रूट विच आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना मेहनत के फल मिलना। इंड्यूस इन द नॉर्मल फ्रूट्स विद द हेल्प ऑफ हार्मोन सप्लीमेंट। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन इज द मेन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्थिनोकार्पी, है ना। द एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोकार्पी इज बनाना। बेटा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बोलो। Yes, आज का sir. लेक्चर सबको दिमाग में आया या नहीं आया, so ओके। उतारो इसे फटाफट, फ्रूट को कंप्लीट करो सर जल्दी। डाउट है। हाँ बोलो। सर जो हमारे हॉर्मोन्स में सिर्फ ऑक्सीजन होता है, आपने शायद दो नहीं बोले थे। यार ऑक्सिन होता है और जिब्रेलिन भी, जिब्रेलिक एसिड का भी इसमें वो होता है, लेकिन हम अभी ऑक्सिन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अच्छा।
लिख लिया सर। ओके, सारा हो गया कंप्लीट। तो बेटा ये चैप्टर तुम्हारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। इसमें तुम्हारे दो टॉपिक रह रहे हैं, पार्थिनोकार्प एपोमिक्सिस, ठीक है, और पॉलीएम्ब्रियोनी। और जो बीच का मैंने तुम्हें एक छुड़वाया था, पॉलिनेशन, उसको छोड़कर बाकी सारा तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इतने पोर्शन का टेस्ट, मतलब जो अभी तक हुआ है, इस पोर्शन का टेस्ट तो नहीं, टेस्ट पूरे का सबका साथ लूंगा। वाइवा दोगे तुम मुझे नेक्स्ट क्लास में, यानी थर्सडे की क्लास में पूरा शुरू से लेकर एंड तक का एक वाइवा लूंगा। ठीक है, तो प्रिपेयर रहना उस चीज़ के लिए। ओके। और आज तुम्हारा ये जितना भी रिकॉर्डिंग का मसला है ये सारा हल कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। अरे यार, सर हाँ बोलो। एक बार नोट्स फॉरवर्ड कर देना मुझे इस चैप्टर के। पूरे हम्म। पूरे एक मिनट, किसके पास है मौलिकता? पूरे नोट्स हैं बेटा तेरे पास? यस सर। हाँ भेज दे यार मेरे पास पीडीएफ बना के, मैं असावरी को फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, चलो। ओके सर। ओके बेटा, सर एंजॉय करो और ध्यान रखो अपना, घर वालों का भी ध्यान रखो थोड़ा सा। चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। बच्चों, बाय बाय। थैंक यू। सर नोट्स ग्रुप पे भेज देना। क्या बच्चे? सर नोट्स ग्रुप पे भेज देना आप। अच्छा ग्रुप पे भेज दूँ? यस सर। ओके, मौलिकता नोट्स ग्रुप पे भेज देना बच्चे। ठीक है, मौलिकता कहाँ गायब हो गई भाई? सर उसने मीटिंग लेफ्ट कर दी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। सर हाँ बोलो, बोलो असावरी।